गुरुजी महाराज हिज होलीनेस परम पूज्य गुरुजी महाराज के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरुजी। सौभाग्य समझते हैं अपना जब भी बड़े मंदिर से सत्संग का बुलावा आता है। अभी तक ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने याद कर लिया, तार जोड़ दी। ये जो जूम सत्संग है बड़े मंदिर के, ये लगता है जैसे हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है बड़े मंदिर से। ये है मंत्रा जाप है जो रोज बड़े मंदिर से आता है। हमारे जैसी संगत न जाने कितने जो इंडिया में नहीं है, बाहर है, हम इससे ही अपने को इतना कनेक्टेड फील करते हैं गुरुजी से। हमेशा गुरुजी यूनिवर्सल हैं, हर जगह हैं, लेकिन बड़े मंदिर तो इंडिया में है ना। तो हमें जो बड़े मंदिर से बुलावा आता है सत्संग का, सच मानिए लगता है कि जाके मत्था टेक लिया बड़े मंदिर में। तो बहुत असीम सौभाग्य अपना समझते हुए गुरु जी को इसका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। साथ में आई नो आप लोग बहुत ही हम्बल हैं, बट आप सारे सेवादारों का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप लोगों ने ये जो गुरु जी ने सेवा आपको बख्शी, गुरु जी की कृपा से आप उसको इतना बखूबी निभा रहे हैं। और ये आपको गुरु जी ने ही ऐसा आपके अंदर प्रेरणा दी है, आपको ऐसा आपको मत बख्शी है कि आप इस सेवा को करते जा रहे हैं इतनी अच्छी तरह। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे कि सेवा, जब हम गुरु जी के यहाँ जाते थे, एम्पायर स्टेट हो या बड़े मंदिर, हम देखते थे जो सेवादार हैं वहां पे अंकल आंटियां, वो बिल्कुल सेवा के भाव से अपनी सेवा कर रहे होते हैं। उनको इधर उधर किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, उनका पूरा ध्यान सिर्फ गुरुजी पे होता है, 100% डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ में। एंड आई एम सो ग्लैड टू से दिस कि वो कमिटमेंट और डेडिकेशन गुरुजी की कृपा से मुझे आप सब में दिखता है। लगता है कि हाँ, ये गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, इसलिए ये सेवा आप कर पा रहे हैं। तो शुक्राना आप सबका भी, आप सारी टीम का। गुरुजी महाराज हमें जब अपनी शरण में लेते हैं, ये वो डिसाइड करते हैं टाइम क्या होगा, वक्त क्या होगा, जगह कौन सी होगी, किसके थ्रू आप आएंगे, ये सब कुछ गुरुजी महाराज खुद से डिसाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं होता है। वी आर सो अनअवेयर। हमें तो सिर्फ उतना ही दिखता है ना जितना ये 5 सेंसेस से हम जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। इसके पीछे की जो दुनिया है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो तो गुरुजी महाराज जानते हैं, वो देखते हैं। एज अ सोल जो गुरु हमें ढूंढते हैं, कितने कितने जन्मों की यात्रा में गुरुजी हमारे ऊपर नजर रखते हैं। और जब भी उनको लगता है कि अब तुम्हारा राइट टाइम आ गया, व्हेन यू आर रेडी, अंदर से जब वो रेडीनेस आती है, तब गुरुजी आपको बुला लेते हैं। और क्यों बुलाते हैं, उसके पीछे का रीजन जो होता है वो गुरुजी को ही पता होता है, आपको वो भी नहीं पता होता है। लेकिन यकीन मानिए कि वो जो दिन होता है ना कि जब गुरुजी आपको बुला लेते हैं, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पूरी लाइफ में कभी कोई दिन ना था ना आएगा, क्योंकि उसके बाद जो आपकी लाइफ होती है वो गुरुजी चलाते हैं, गुरुजी प्लान करते हैं, गुरुजी चलाते हैं। जब हम सत्संग शेयर करते हैं, मैं या कोई भी संगत जिसको आप सो कॉल्ड पुरानी संगत बोल सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के सामने, ऐसा हमारा सौभाग्य था कि हम आए, हमने उन्हें देखा, इन आंखों ने देखा, इन हाथों ने छुआ, उनकी फ्रेग्रेंस को महसूस किया अपने अंदर। तो हमने हाँ इन सेंसेस से उन्हें देखा, छुआ, महसूस किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की संगत भी उतनी ही ब्लेस्ड है और वो अपने मन से, अपने अंतर मन से गुरुजी को देखती है, रादर गुरुजी उनको देखते हैं। तो इसलिए पहले तो ये बात तो खैर बेमानी है, लेकिन फिर भी हाँ, उस समय के जो सत्संग होते हैं वो सुन के, और उसमें भी गुरुजी जब सत्संग करवाते थे
तो सिर्फ सत्संग बताना है, कौन सा उसमें मतलब निकल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं, वो सब बहुत अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है। हर संगत को एक अलग मैसेज मिलेगा। किसी संगत के मन में कुछ आएगा उस सत्संग को सुन के, किसी के मन में कुछ आएगा। इसलिए कभी भी सत्संग सिर्फ सत्संग की तरह हम कोशिश करते हैं हम सब बताएं, बाकी उसके पीछे जो मतलब है, मैसेज है, वो सब आप सबके लिए गुरुजी अपने आप पहुंचा देंगे। जिसको जो समझ में आएगा और जिसको जो सुनना होगा उसका टेक होम लेसन वही होगा उस सत्संग में। और इसीलिए गुरुजी कहते थे सत्संग बार बार करो। बार बार करने से एक ही सत्संग में गुरुजी की वही ब्लेसिंग, वही एनर्जी पूरी संगत को मिलती है। इसीलिए गुरुजी ने कहा था और इसीलिए गुरुजी बार बार करवाते थे। आज सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल इंडिया में कृष्ण जन्माष्टमी है, यहाँ पे भी अभी तो सुबह है। और शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण जी का भी उसमें कितना सुंदर वर्णन है और शिव जी और कृष्ण जी के मतलब उनके संबंध और उनके मिलाप के बारे में भी बताया गया है। तो आज सुबह ही मैंने वो पाठ पढ़ा और मुझे लगा कि शिवजी महाराज, गुरु महाराज हर तरह, हर रूप में मौजूद हैं। ऑल इन वन, वन इन ऑल। हमारे गुरुजी शिवजी उन्हीं में सब हैं। जब उनको हम पूजते हैं, उनकी हम गुरुजी की, ये गुरुजी की कृपा है कि हम के बारे में जरा भी बोल पाए या उनकी भक्ति कर पाए, तो हम सारे देवी देवताओं को उनकी पूजा हम कर देते हैं। गुरुजी में ही सब कुछ है। जब एम्पायर स्टेट में ये यात्रा शुरू हुई थी हमारी इस जन्म की, मैं थोड़ा बैकग्राउंड अपना हमेशा बताती हूँ, इवन टू रिमाइंड माई सेल्फ कि कहाँ से ये शुरू हुआ सफर। हम बिल्कुल यंग लेट 20s में यूके से वापस लौट के आए, मैं, मेरे अंकल, और हमने डीएलएफ में गुड़गांव में एक घर रेंट पे लिया और वहां पे अपनी ये गुड़गांव की यात्रा शुरू की, जो अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गुरुजी ने प्लानिंग की हुई थी। इट वॉज प्लान बाय गुरुजी, क्योंकि कोई और इसका कारण नहीं था। और वो गुड़गांव में जितने साल हम रहे, जैसे गुरुजी ने अपने सानिध्य में रखने के लिए हमें वहां पे इतने साल रखा। एंड जब गुरुजी ने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया, चोला छोड़ दिया और अपने इस निराकार यूनिवर्सल ओमनीप्रेजेंट रूप में आ गए, तो हम फिर गुड़गांव से यहाँ अमेरिका शिफ्ट हो गए। अब हम जब आए तो वेरी यंग, बिल्कुल आप बोल सकते हैं बिल्कुल अभी जब शादी हुई, और ऐसे उस समय पे ये सब बातें बहुत ज्यादा समझनी आसान नहीं थी। विद टाइम यू गेट सर्टेन मैच्योरिटी। लेकिन उस टाइम पे भी एज आई ऑलवेज से कि ये गुरु जी थे कि उन्होंने फिर भी हमें अपने चरणों से जोड़ के रखा। नहीं तो ऐसा कभी होता है कि आप एक ऐसी एज में हो जहां पे आपको आपके खुद के रिलेटिव्स और सब घर वाले, फ्रेंड्स सब बोलेंगे कि आप ऐसी कहाँ, कौन सी जगह जाते हो कि आप मिलते नहीं हो कभी, और वीकेंड्स में स्पेशली, जबकि यू आर सपोज टू डू सर्टेन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन नहीं, हम गुरु जी के यहाँ जाते थे क्योंकि गुरु जी बुलाते थे। उस दौरान जो भी गुरु जी ने हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने हमें दिखाया और हमारे साथ किया, वो हमारी धरोहर है पूरी जिंदगी के लिए। और अब समझ में आता है एक एक क्षण कितना प्रेशियस, कितना अनमोल खजाना था जो हमारे सामने था, और हम कितने अनभिज्ञ थे, कितने इग्नोरेंट थे कि समझ नहीं पाते थे कि ये जो खजाना सामने खुला पड़ा हुआ है, इसको जितना हो सके लूट लो, इस भक्ति को, और कोई मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं। मटीरियलिस्टिक तो चलिए गुरुजी, वो तो आपको बाई प्रोडक्ट है, वो देते ही देते हैं। अंकल वॉज IT इंजीनियर, मैं भी साइकोलॉजी पढ़ी थी, काम अच्छा चल रहा था, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। कुछ ही समय में हमने अपना घर खरीद लिया डीएलएफ में ही। उस एज में अपना घर होना इट वॉज अ बिग डील। और गेस व्हाट, हम घर के चाबियां और कागज लेके, घर के पेपर्स, सबसे पहले गुरुजी के पास पहुंचे और हमने गुरुजी के चरणों में घर के वो पेपर्स रख दिए, चाबियां रख दी, और गुरुजी ने देखा, मुस्कुरा के देखा और ब्लेस कर दिया। कोई भी नई चीज
नया बेबी सब हम गुरुजी के चरणों में रख देते थे। गुरुजी देख लेते थे और ब्लेस कर देते थे। उनकी एक निगाह देखने भर से वो चीज ब्लेस हो जाती थी। उनका जो डिवाइन चोला था उससे छू भर जाने से वो चीज ब्लेस हो जाती थी। तो हमने भी वही किया। हमने वो हमारा अपार्टमेंट येलो वाला वो अभी भी है और नीडलेस टू से कि उससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि वो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब हमने लिया शुरू में ही और जाके गुरुजी के चरणों में उसके कागज और चाबियां रखी थी। उसके बाद गुरुजी ने जैसे हमारी लाइफ में एक होता है ना कि आपको बिना मांगे सब कुछ मिलता जा रहा है, गुरुजी ने उसी तरह से फिर उसके बाद हमने बड़ी गाड़ी खरीदी। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये कोई मांगने वाली चीजें हैं। क्या हमने मांगा? नहीं। क्या हम इसके लिए गए थे? नहीं। ये सब तो गुरुजी ऐसे ही दे देते हैं। ये सब हमें गुरुजी से कभी बोलना भी नहीं पड़ता और वो अपने आप से करते हैं। इवन जब हम यूएस आए 6 मंथ्स के अंदर ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप सब अपने आप गुरुजी करवाते हैं। हमें उसके लिए कभी बोलना या सोचना नहीं पड़ता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा था मांगो नहीं मानो। अगर हम मांगेंगे तो हम कितना मांगेंगे? पूरी लाइफ है, इतनी चीजें हैं, आज ये कल वो, आज ये नौकरी, फिर कल बच्चे, फिर उनका सब कुछ, कितना कितना मांगते जाएंगे। लेकिन जब गुरुजी को सब कुछ सौंप देते हैं तो वो अपने हिसाब से देते हैं, अपने टाइम से देते हैं। इसी तरह से जब गाड़ी लिया और उसकी चाबियां गुरुजी के चरणों में रखी तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुरा के कहा गड्डी ले ली, चाबी भी ले ले। तो ये गुरुजी के कहने का तरीका जो था, गुरुजी कभी भी कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहते थे। कोई भी इशारा, यहां तक कि उनकी नजरें भी जब उठती थी वो बिना मतलब नहीं होता था। There used to be days कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी ऐसा लगता था कि नजरें उठा के देखेंगे भी नहीं आज तो। इतनी संगत है, इतनी भीड़ है आज, क्योंकि धीरे धीरे दरबार खुल गया था। लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को लेके आने लगे थे। गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी नई संगत लाने की, तो धीरे धीरे संगत बढ़ती जा रही थी एम्पायर स्टेट में। कभी कभी तो ये दिन होते थे कि ऊपर तक बिल्कुल खचाखच भरा होता था, सीढ़ियों पे ही जगह मिलती थी, जो नीचे से ऊपर सीढ़ियां जारी होती थी सेकंड फ्लोर के लिए। सीढ़ियों पे अक्सर बैठने को मिलता था। लगता था गुरुजी तो आज देखेंगे ही नहीं, उनकी नजरें ही नहीं पड़ेंगी हमारे ऊपर कि हम भी बैठे हैं। लेकिन ऐसा होता था क्या? उसी दिन गुरुजी आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे या ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा कि वो सिर्फ आपको यहाँ पे जानते हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपके मन में जो भी चल रहा है गुरुजी उसे सुन रहे हैं। पीछे बैठे हो तो सबसे ज्यादा। शुरू के दिनों में आगे जब मैं बैठती थी, मुझे अभी तक इतना क्लियरली याद है, जो फर्स्ट 5 रोज होती थी उसमें हमेशा मैं बैठती थी। उन दिनों में गुरुजी ने हार्डली मुझसे कभी कुछ कहा। मैं बस बैठ के वहां एब्जॉर्ब करती थी, वेरी न्यू नोविस, सिर्फ देखती रहती थी कि यहाँ होता क्या है। गुरुजी ने पहले ही दिन जो मेरे मन में सवाल आया था, गुरुजी हु आर यू? क्या आप महाअवतार बाबा जी हैं, जिनकी तलाश में मैं इतने सालों से हूँ? क्योंकि क्रिया योग में होने की वजह से मुझे महाअवतार बाबा जी और योगानंद जी, ये मुझे लगता था मेरे गुरु हैं। गुरुजी ने सिर्फ नजरें उठा के देखा था और मुझे लगा था मेरी तलाश खत्म हो गई। लुक नो फर्दर, कोई भी और डिविनिटी इसके आगे नहीं है। दिस इज इट, दिस इज अल्टीमेट। ऐसा नहीं था कि पहले दिन गुरुजी ने मुझे कुछ मटेरियलाइज करके दिखा दिया, कुछ मैनिफेस्ट कर दिया मेरी आंखों के सामने, सचखंड का प्रसाद निकाल दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। या कुछ ऐसा कर दिया मिरेकल की घर जाते ही लगा कि अरे देखो गुरुजी के यहाँ गए थे तो ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो वो अंदर से सटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आते हैं वो सिर्फ आपको पता होते हैं। और धीरे धीरे करते करते गुरुजी आपको एक ऐसे मुकाम पे ले आते हैं जहां पे आपको लगता है कि अगर गुरुजी नहीं हमारी जिंदगी में आते तो ये कभी ना होता।
ये गुरुजी करते हैं। आपको ट्रस्ट करना है उनकी टाइमिंग पे। मुझे गुरुजी ने 2 बार गड़वी ब्लेस करके दी, कॉपर का लोटा। एज आई सेड, गुरुजी कभी भी कुछ भी बिना मतलब नहीं करते, बिना वजह नहीं करते। उंगली के इशारे से बुलाते भी हैं तो भी उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ी वजह होती है। तो 2 बार गड़वी भी ब्लेस करके दी, वजह जो भी हो वो गुरुजी को पता है। मैंने कभी पूछा नहीं, आई डिडंट नीड टू आस्क। पहली बार जब गुरुजी ने मुझे कहा 1 महीने के अंदर गड़वी ले आई, गड़वी क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता था, पंजाबी नहीं जानती थी इतना। मैंने बाहर निकल के पूछा गड़वी मतलब क्या, और मैं लेके गई थी। और उससे पहले ही गुरुजी ने एक बार जब पार्किंग लॉट में अपना प्राइवेट सत्संग था, वो हम गए, हमारे रिलेटिव्स के यहाँ था, और मैंने बस मत्था टेका और आंखें ऊपर की, और इससे पहले कि मैं कुछ मुंह से बोलूं गुरुजी ने कहा गड़वी ले आई, गड़वी लाने को बोला है। उन्हें याद था, मैं भूल गई। उन्हें याद था कि उन्होंने मुझे गड़वी ब्लेस करके देनी है। और अगली बार जब चमकता हुआ नया कॉपर का लोटा लेके गए गड़वी, तो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। क्या रीजन था, क्या मतलब था, क्या क्योर किया, क्या, मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे जानना है। सिर्फ सरेंडर करना है, सिर्फ सरेंडर करना है कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। गुरुजी जो भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल है उसके लिए कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं। रीजनिंग, रैशनल, लॉजिक, इन सब का कोई काम नहीं है गुरुजी की दुनिया में। दूसरी बार जब गुरुजी ने मुझे फिर से एक बार बोला, 1-2 साल बीत गए थे, तब तक थोड़े पुराने हो गए थे। हाँ, चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आने लगी थी, दरबार के नियम ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गए थे कि बोलना नहीं है कुछ भी, चुपचाप आना है, शब्द वाणी सुननी है, इतनी डिवाइन, इतनी सूदिंग। और एक जैसे वो एक नियम बन गया था, एक रूटीन बन गया था। उसके बिना लगता था कि हफ्ता पूरा नहीं हुआ, और जब जाओ तो लगता था कि बैटरी चार्ज हो गई पूरे वीक के लिए। आराम से आते थे और सुबह वापस मंडे से काम शुरू, और पूरे हफ्ते इंतजार कि फिर संडे आए और फिर जल्दी से गुरुजी के यहाँ जाएं। एक रूटीन लग रहा था कि जिंदगी जैसे एक आपको एक सेंट्रल पॉइंट मिल जाता है कि आपकी लाइफ उसी के आसपास रिवॉल्व होती है, वैसे ही था। तो जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था गुरुजी के यहाँ जाना संडेज को, और बाकी चीजें रेस्ट, एवरीथिंग विल फॉलो। ये रूटीन था और ये लाइफ थी। धीरे धीरे करते करते इतना आनंद आने लगा दरबार जाना। वहां पे गुरुजी सामने भव्य दिव्य शहंशाहों के शहंशाह ऐसे बैठे, ऐसे मुस्कुराते हुए, नूर बिखेरते हुए, हेड टू टो नूर का दरिया। क्या बयान करूं उनके बारे में, शब्द ही नहीं है। उनके सामने जाना, उनको मत्था टेक के प्रणाम करना, हाथ से उनके चरण छूना, वो चरण जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह सॉफ्ट, एकदम वेलवेट, इतने वेलवेट कि जैसे आपने वो जो व्हाइट स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला होता है उसको आपने ऐसे दबा दिया हो हाथ से अपने, ऐसे चरण, मक्खन, ऐसे चरण कमल उनके हाथ से छू के फिर वहीं पे बैठ जाना, चुपचाप सब कुछ सिर्फ सोख करना, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अंदर से कोई बेचैनी नहीं, कोई रेस्टलेसनेस, कुछ नहीं, सिर्फ बैठ जाना। शब्द वाणी जो चल रही है, वो शब्द जो गुरुजी आपके लिए खुद से चुनते हैं कि इस दिन ये संगत आएगी तो इस संगत को ये शब्द वाणी इसके लिए है, और वही शब्द वाणी आपका मैसेज होती थी, इलाज होती थी, ट्रीटमेंट होती थी, सब कुछ। उसके बाद लंगर प्रसाद, जब एक थाली में 4 लोग बैठ के खाते थे, कोई किसी को नहीं जानता था कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो फलाना मिनिस्ट्री में हैं, या वो ये हैं या वो हैं, कोई किसी को नहीं जानता था।
लेकिन गुरुजी जानते थे, गुरुजी जानते थे कि किससे आपका कौन सा कार्मिक अकाउंट आपके साथ में बैलेंस है, क्या आपका उससे लेना देना है, क्यों करना है ऐसा। वो गुरुजी की दुनिया है, वहां सिर्फ गुरुजी का राज चलता है और गुरुजी की आज्ञा चलती है और किसी की कोई कुछ भी नहीं चलती, कोई मर्जी नहीं चलती, सिर्फ गुरुजी की मर्जी चलती है। तो गुरुजी खुद से डिसाइड करते थे और वो भी बिना बोले, बोल के नहीं कि इसको यहां बैठाओ उसको वहां बैठाओ। गुरुजी जो सोचते थे वो पूरा एनवायरमेंट वैसे ही रिस्पॉन्ड करता था। गुरुजी ने अगर अपने मन में एक विचार लाया कि ये संगत वापस यहाँ पे आके बैठे, वो संगत उठेगी और उस जगह आके बैठेगी, क्योंकि सबके मन का रिमोट कंट्रोल गुरुजी के पास है। टेलीपैथी, मन से तार जोड़ के कनेक्ट करना, टेलीपैथी। गुरुजी करते हैं टेलीपैथी, हमें सिर्फ रिसीव करनी है। अपने को इतना रिसेप्टिव बना पाए गुरुजी की कृपा से, तो कोई शक नहीं है कि गुरुजी आपसे 24 घंटे आपके मन में बात करें और आपको जो भी आपको गुरुजी से जैसा कनेक्शन चाहिए गुरुजी वैसा कर। क्योंकि एम्पायर स्टेट में मैंने देखा था, बात अगर कुछ जी मैं जो आपने अपने मन में कहा, पूरा एनवायरमेंट वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपने मन में ये तक बोला कि गुरुजी एक और चाय प्रसाद, उसी समय लंकन से लेके आएंगे और एक और चाय प्रसाद मिलेगा, शायद कभी कभी सिर्फ आपको ही मिले, ये भी हो सकता है। तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, आपके सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, आपके इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल पे भी आपको गुरुजी पूरी तरह से जानते हैं, हील करते हैं। कितनी बार ऐसा होता था, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें स्पेशली मुझे स्पिरिचुअल क्वेस्ट बहुत रहती थी, तो मेरा फील्ड भी ऐसा था, प्रोफेशन, तो मैंने रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऑरा क्लेंजिंग, यू नेम इट एंड आई हैव डन इट, जो भी कुछ होता था। और एक उन दिनों मैगजीन आती थी लाइफ पॉजिटिव, उसमें होते थे एड्स, ये थेरेपी वो थेरेपी, यू नो, और उनके जो भी एड्रेसेस दिए होते थे, आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू कॉल क्रेनियोसैक्रल ऑस्टियोपैथी। ये मैंने यूके में सीखी, जिसमें कि आप इट्स लाइक अ कायरोप्रैक्टिक टेक्निक, जिसमें हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड को ऐसा मतलब मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, दैट द नर्वस सिस्टम बिकम्स स्ट्रॉन्गर। जब गुरु जी के यहाँ गए तो जितना सीखा था ये सारी थेरेपीज प्रैक्टिकल होते देखी। जब गुरु जी के यहाँ बैठते थे तो ये जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो ब्रेन है हमारा, उससे ये पूरा नर्वस सिस्टम जो ऑपरेट होता है, एक टिंगलिंग सी फीलिंग, सेंसेशन, जो मुझे लगता था सिर्फ मेडिटेशन में, सिर्फ इस तरह की कोई जो थेरेपी होती है उससे हो सकती है, उस तरह की सेंसेशन फील होती थी। वो चक्रा हीलिंग थी, चक्रा बैलेंसिंग थी, ओपनिंग ऑफ योर चक्रास, कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि कुंडलिनी गुरुजी जगा देते हैं। लेकिन अगेन ये सिर्फ गुरुजी के हाथ में होता है, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई ऐसा बहुत पीछे पड़ के, बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत अपने अंदर की अगर हमने ये नहीं किया तो गुरुजी हमें नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करना है वो गुरुजी करते हैं, प्रोएक्टिवली करते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब आपके लिए जो जरूरी है, जब आप रेडी हो उस चीज के लिए, आप अभी रेडी ही नहीं हो और आपको सारे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे तो आप तो बिल्कुल ही मतलब पागल होने का डर है। फिर तो बहुत ऐसे केसेस हुए और देखे हैं जब इतनी गूढ़ कोई साधना कर ली, कॉम्प्लेक्स ऐसी, कि वो हैंडल ही नहीं कर पाए उस एनर्जी को, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ।
इसीलिए गुरुजी ने सब कुछ सिंप्लीफाई किया। कोई गूढ़ साधना करने की जरूरत नहीं, कोई घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ शब्द सुनिए। ध्यान लगाना क्या होता है? शब्द हम जब सुनते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस किए, उन शब्दों को जब हम सुन रहे होते हैं, हमारा ध्यान पहले मोमेंट से लग जाता है, और उसी को आप अगर ध्यान लगा के सुने, वही आपकी ध्यान की अवस्था होगी जो आपको डीप मेडिटेशन में आती है। लंगर प्रसाद खाना है, गुरुजी जो भी खिलाते थे सिंपल लंगर होता था, बिल्कुल रोज का एम्पायर स्टेट का लंगर तो बिल्कुल सिंपल होता था। वो जो बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस होते थे उसमें होता था वो लैविश वाला मेन्यू। तो एक राजमे या कोई करी वाली सब्जी, दाल टाइप की, एक सूखी सब्जी, चटनी, रोटी प्रसाद, और बाद में एक लड्डू या बर्फी। ये एक सेट पैटर्न था लंगर का, लंगर प्रसाद का। इसी में इतनी ब्लेसिंग गुरुजी भर देते थे कि वो एक रोटी प्रसाद का एक टुकड़ा भी अंदर जाते ही आपकी न जाने क्या क्या कष्ट, कौन कौन सी बीमारियां और न जाने कितने कर्म सब दूर कर देते थे, सब काट देते थे। कितनी बार हमें पता भी नहीं होता था कि गुरुजी क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन दोबारा रोटी प्रसाद आ जाता था, दोबारा अंकल लेके आ जाते थे और दोबारा देते थे। पेट भर चुका है तो भी और खाना है, क्योंकि वो गुरुजी को पता है कि आपको क्यों खिला रहे हैं, क्या ब्लेसिंग है उसके पीछे। लेकिन उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ओवर ईटिंग हो गई या फुल हो गए। घर जब आते थे, वो एम्पायर स्टेट में वॉक करके जब आते थे, तो बिल्कुल लाइट फील होता था, वेल फेड लेकिन बिल्कुल लाइट। ऐसा कभी नहीं लगा कि ये अरे इसमें तो बहुत स्पाइसेस हैं, या ये तो बहुत ही मतलब मुझे तो ये है तो मुझे ये नहीं खाना है। ये सब कंडीशंस वहां पे नहीं थी। जो नहीं खाना था वही खिला के ही ठीक किया। 2 बार जब गड़गी दूसरी बार गुरुजी ने मुझे दी थी, और जब मैं गई गुरुजी के सामने, मथा टेका एकदम रोज की तरह, रोज वाला दिन था, कोई ऐसा नथिंग स्पेशल, ये भी नहीं कि कोई बड़ा ओकेजन हो। पीछे मुड़ने वाली थी और गुरुजी ने फिर से कहा गड़वी ले आई। मैंने गुरुजी की तरफ देखा ऐसे, लेकिन गुरुजी दूसरी तरफ देखने लगे। उनको पता था कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि गुरुजी आपने गड़वी दी हुई है मुझे, लेकिन नहीं। जब मैंने देखा, और गुरुजी हमेशा ऐसे करते थे, आपसे कुछ बोल के इधर उधर देखने लगते थे, तो आप कभी कभी समझ ही नहीं पाते थे कि गुरुजी ने आपसे बोला है लेकिन फिर इधर उधर देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन ऐसा ही होता था। और मैं दूसरी बार गड़वी लेके गई। जब मैं दूसरी बार वो गड़वी लेके गई, तो किचन के सामने पिलर होता था एम्पायर स्टेट में, मैं उस पिलर के पीछे बैठी थी, और इतनी संगत उस दिन थी, इतनी संगत उस दिन थी, मेरे मन में वही विचार आया, आज इतनी संगत है, गुरुजी ने गड़वी मेरे से मंगा तो ली है, आज तो गुरुजी की नजर भी नहीं पड़ेगी मेरे ऊपर। गेस व्हाट, गुरुजी ने वहीं से अपने सिंहासन पे, गद्दी पे बैठे हुए अपने उस दिव्य इशारे को किया, जो हाथ के इशारे से गुरुजी बुलाते हैं। जैसे बड़े मंदिर में भी एक बड़ा प्यारा स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है, जिसमें गुरुजी ऐसे बुला रहे हैं हाथ के इशारे से, पिंक चोले में है वो, ऐसा लगता है गुरुजी बुला रहे हैं, कॉलिंग है, ये गुरुजी की कॉलिंग होती है। वो डॉली आंटी का भजन चलता था ना, आओ जिन्हें पार लगना जी पार लगना, गुरु नाम दा जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लगना। तो ये गुरुजी कॉल करते हैं, उनकी कॉलिंग होती है आपको पार लगाने के लिए, क्योंकि हम सबकी सोल्स की यात्रा वही है। और गुरुजी ने बुला के वो गड़वी फिर से ब्लेस की और मुझे दे दिया। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू से दिस कि वो मेरे पास अभी भी है, प्राइज्ड पोजीशन मेरा, रोज चमका के बिल्कुल रखती हूँ। जैसे गुरुजी ने कहा, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, अपनी आत्मा और वो गड़वी दोनों एक ही है, अंदर बाहर साफ करके रखना है बिल्कुल, जिससे गुरुजी उसमें अपनी ब्लेसिंग भर सके। कितने ऐसे क्षण, एक बार मैंने
गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत बहुत कम हुई, बहुत ही कम, या ये बोले कि जरूरत नहीं पड़ी। अगर उनको मान लिया है तो मांगने की क्या जरूरत है। अगर पता है कि वो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उनके सामने मुंह खोल के अपने को छोटा और उनको ऐसा जताना कि उन्हें पता नहीं है, इसका क्या मतलब है। इसलिए कभी नहीं बोला। एक बार थोड़ी सी एक प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा मैंने मुंह खोला भर था, गुरुजी ने ऐसे देखा और मना किया बोलने से, बिकॉज वी न्यू कि बोलते ही वो प्रॉब्लम फिर खराब हो जानी है। एक बार फिर ऐसे हुआ, हम इंसान हैं, इतने साल हो गए थे जाते हुए, लगता था कभी कुछ ऐसा होगा तो गुरुजी से बता देंगे, गुरुजी से बोल देंगे, गुरुजी ठीक कर देंगे। एक बार फिर ऐसे कुछ हुआ, मैंने हल्का सा बस बोलने के लिए मुंह खोला, गुरुजी ने धीरे से विस्पर करके मुझे कहा, गड़बी दी है ना? तो गड़बी दी है ना, लोटा ब्लेस करके दिया हुआ है ना। ये गुरुजी का तरीका था मुझे बताने का कि आई हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट, आई नो योर केस, आई एम वर्किंग ऑन इट। गुरुजी का जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो आपकी लाइफ में एक बार आ जाता है, हो जाता है, गुरुजी कर देते हैं, तो उसके बाद फिर गुरुजी कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर काम करते हैं, ऐसे छोड़ नहीं देते। ही नेवर अबैंडन्स अस, नेवर। इसलिए जब गुरुजी अपने यहाँ अपने शरण में बुलाते हैं तो सरेंडर करिए, सरेंडर। आई नो इट्स वेरी टफ, हम सब, हमारे सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक दुख आता नहीं है, एक चोट पहुंचती नहीं है कि हम लगते हैं रोने और चिल्लाने कि गुरुजी बचाओ। सरेंडर वो होता है जब दुख में भी आप कहें कि गुरुजी यू नो एवरीथिंग, आप देख रहे हैं, और उसके साथ रिजल्ट एसोसिएट नहीं करें कि हाँ आप देख रहे हैं, आप ठीक करेंगे। फिर वो भी तो एक्सेप्टेंस चाहिए ना रिजल्ट के लिए, कि जैसा गुरुजी करेंगे, गुरुजी बेस्ट करेंगे। इसलिए मांगो नहीं, मानो और सरेंडर करो। गुरुजी ने उस टाइम पे कभी भी मीडिया में कुछ नहीं आने दिया अपने बारे में, इवन जो लाइफ पॉजिटिव मैगजीन मैंने बताया उसमें भी नहीं, कभी भी नहीं। किसी को अलाउड ही नहीं था कि गुरुजी के बारे में एक आर्टिकल भी लिखे, एक टीवी प्रोग्राम करें। हालांकि बड़े से बड़े मीडिया टाइकून्स वहां पे बैठते थे, चाहे वो नल्ली सिंह हो, चाहे अरुण शौरी अंकल हो, वहां पे आते थे। लेकिन गुरुजी ने कभी अलाउ नहीं किया, क्योंकि गुरुजी पसंद नहीं करते थे अपने बारे में इस तरह की पब्लिसिटी करना। आज भी सोशल मीडिया इतना ज्यादा इस समय प्रोमिनेंट है, स्पेशली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, बट ये जो है सोशल मीडिया, इट्स लाइक एन एटम। उसका हम एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं, उसकी एटॉमिक एनर्जी से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। इट्स लाइक फायर, जिससे खाना भी बना सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, और कहीं आग भी लग सकती है। तो इसका डबल एज स्वॉर्ड। तो इसलिए इन अकाउंट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। आजकल अब गुरुजी की संगत तो बढ़ती ही जा रही है गुरुजी की कृपा से, लेकिन आई नो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हर चीज समय के साथ चेंज होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो गुरुजी महाराज ने जैसे दिखाई और जैसे किया हमारे सामने, सिर्फ वैसे के वैसे ही फॉलो होने चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी की बताई हुई है। अब गुरुजी की पिक्चर्स की एडिटिंग, उनके ऊपर लिखना, ये सब करना, गुरुजी ने अपनी पिक्चर के ऊपर सिर्फ ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा और अपने सिग्नेचर किए, वो हमारे पास भी स्वरूप है। लेकिन उसकी कॉपी करके, इमिटेशन करके बहुत सारी और चीजें लिख देना, वो तो सही नहीं है। सिमिलरली इधर बीच में मैंने देखा अभी कि बहुत सारे ऑनलाइन सेल्स होने लगे हैं, इंस्टा पे एंड एफबी पे, गुरुजी के स्मॉल दरबार, गुरुजी के पेंडेंट, ब्रेसलेट। मैं देखती हूँ कुछ आंटियां, सॉरी नथिंग स्पेसिफिक, नो जजमेंट्स हियर, बट कुछ लोग सत्संग भी करते हैं तो हाथ में जो उन्होंने ब्रेसलेट पहना होता है उसमें कम से कम नहीं तो 100+
गुरु जी के पेंडेंट्स लगे होते हैं। इज इट नेसेसरी? जितने ज्यादा पेंडेंट्स उतनी ज्यादा ब्लेसिंग, ऐसा है क्या? तो हम लोगों को तो गुरु जी ने उस समय पे बहुत ही फिर कम ब्लेस किया, क्योंकि हमें तो रेयर मिलते थे गुरु जी के स्वरूप। कभी मिल जाते थे, महीनों बाद एक छोटा सा कार का स्वरूप मिला, कार पे लटकाने वाला, जो अभी भी है, पहले एस्टीम में, इनोवा में, अब मर्सिडीज में लगा हुआ है। और कभी कभी छोटे स्वरूप गुरु जी जो पॉकेट साइज के होते हैं, जो शर्ट पे पिन होते हैं, क्लिप होते हैं, वो देते थे, लेकिन रेयर मिलते थे। तो क्या ब्लेसिंग कम हुई उससे? नहीं, बल्कि हम उनको ज्यादा वैल्यू करते हैं, उन स्वरूप को। हमारे लिए खजाना है, प्रेशियस है वो, क्योंकि रेयर है। हर चीज, ये ह्यूमन नेचर है, ये लॉ है कि जो अबंडेंस में होगा कभी भी हम उसकी कदर नहीं करेंगे। हर तरफ गुरु जी के स्वरूप दिख रहे हैं, क्या उतनी कदर हो पाएगी? हर तरफ पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स, अगर ऑनलाइन इतनी सेल हो रही है तो सॉरी टू से फिर उसका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी शॉपिंग करके गुरु जी के ब्लेसिंग्स को ना खरीदें, ना उनको किसी कमर्शियल यूज के लिए ऐसे दे संगत को कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए दे। जब गुरु जी के सामने सत्संग भी होते थे गुड़गांव में, और अगर किसी को कुछ संगत में बांटना है, जैसे कई बार पेन मिलते थे गुरु जी का स्वरूप लगे हुए, एक बार एक बड़ा सा सिल्वर का पेंडेंट मिला था गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ, उसके लिए भी गुरु जी से परमिशन ली जाती थी। गुरु जी से परमिशन लेके अगर गुरु जी अलाउ करते थे तब संगत में बंटते थे वो। तो उसी तरह से अब भी सेल करके नहीं, खरीद के नहीं, बेच के नहीं, वो तो ब्लेसिंग्स हैं। साथ में कई बार कई ऐसी चीजें फेसबुक पे थैंक्स टू सोशल मीडिया देखने को मिल जाती है, हंसी भी आती है और साथ में थोड़ा सा अंदर से मन भी खराब हो जाता है, टूट जाता है कि ये ऐसा तो नहीं था। अब एक फोटो आई है, फोटो ही बोलूंगी, स्वरूप तो बोलूंगी भी नहीं, जिसमें गुरु जी के बचपन के फोटो बोल के उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि गुरु जी के हाथों का आप जेस्चर जो है उनका देखिए, हैंड जेस्चर, ऐसे ही गुरु जी बचपन में भी बैठते थे, अभी भी गुरु जी का ऐसे ही है। तो ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे तो हर बच्चे में गुरु जी हैं, हर बच्चे में भगवान होते हैं। बहुत ये तो खुशी की बात है कि गुरु जी हर कण कण में है, लेकिन वो जो पिक्चर है वो गुरु जी की नहीं है। उस समय वहां जब डुगरी पिंड में गुरु जी पैदा हुए, पले बढ़े, माता जी और बापू जी के घर में कोई फोटोग्राफी इस टाइप की नहीं होती थी। तो अपना थोड़ा जजमेंट, कॉमन सेंस यूज करके आप खुद ही देखें कि क्या सच है और क्या नहीं है। आई नो कि अब इस तरह की चीजें ना सिर्फ होंगी बल्कि और कई लोग उसको सच भी समझेंगे, लेकिन सच जो होता है वो अलग होता है और वो अल्टीमेट होता है। उसी तरह से गुरु जी के कोई भी चोले पे कलर चेंज कर देते हैं, येलो चोला है तो उसको ब्लैक कर देंगे या फिर कुछ और कलर कर देंगे। वो भी गुरु जी ने बहुत स्पेसिफिक कलर्स पहने थे चोलों के, बहुत स्पेसिफिक। मेरा तो हमेशा ये एक इंटरेस्ट रहता था कि आज जा रहे हैं, आज गुरु जी ने किस रंग का चोला पहना होगा। जब पहली बार गए थे संडे को, गुरु जी रेड चोले में आए थे। कई बार मैं थर्सडेज को जाती थी तो कोई और चोला, फ्राइडेज को कोई और कलर। वो इसलिए कि उन चोलों के कलर में भी ब्लेसिंग है, गुरु जी ब्लेस करते हैं उसके माध्यम से भी। इसलिए जो ऑलरेडी इतना सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको ऐसे करके थोड़ा भी डाइवर्ट ना करें। हम सब, ये बहुत ही हम सब के लिए जेंटल रिमाइंडर है। और गुरु जी के स्वरूप और गुरु जी की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, दरबार है गुरु जी का, गुरु जी की दुनिया है, उसको जैसा गुरु जी ने चाहा, जैसा दिखाया, बिल्कुल वैसा ही रहने दें। हम सबके लिए अच्छा है। ये कोई सिर्फ हमारी आपकी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पुरानी संगत बोल रही है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि जो नए आगे आने वाले बच्चे होंगे वो जान सकेंगे कि गुरु जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसी के साथ आई थिंक आज के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, सारी संगत जी का, सेवादार टीम का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी।